15 फरवरी 2024 का दिन सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि एक अरसे बाद एक ऐसा फैसला आया है जो देश की डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से नीलाम होने से बचाने की कोशिश करता है। 5 साल देर से ही सही, लेकिन बचाने की कोशिश करता है। उन देशभक्तों को आशा की एक किरण देता है जो चाहते हैं कि देश की डेमोक्रेसी नियम, कानून, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चले, ना कि कॉरपोरेट आंकड़ों के फेंके गए पैसों से। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड केस की सुनवाई के बाद एक ऐसा ऐतिहासिक और यूनानिमस जजमेंट दिया है जिससे सत्ता की गलियारों में 56,000 वोल्ट का झटका लग गया है। एक ऐसा जजमेंट जो एक इलेक्शन से ठीक पहले कॉर्पोरेट और पॉलिटिकल नेक्सस को एक्सपोज कर सकता है। एक ऐसा जजमेंट जिसको हो सकता है सरकार ना माने, जिस पर इलेक्शन कमीशन अमल ना करे। वो क्यों, उस पर अभी आते हैं, लेकिन पहले 2017 में देश पर ठूसा गया था इलेक्टोरल बॉन्ड्स, वो भी बैकडोर एंट्री से। फाइनेंस एक्ट में अमेंडमेंट करके इलेक्टोरल बॉन्ड को मनी बिल बनाकर संसद में लाया गया, जिससे राज्यसभा को बाईपास कर दिया जाए। सरकार ने कहा कि हम कर रहे हैं, कुछ सोचकर ही कर रहे होंगे। ये नहीं बताया कि देश के लिए सोच रहे हैं या अपनी। सरकार का लॉजिक था कि कैश को, ये जो बोरियों में कैश आता है इलेक्टोरल पर्पसेस के लिए, उसको रोकना होगा। इलेक्शन फंडिंग को डिजिटल बनाना होगा, बैंकिंग चैनल्स का इस्तेमाल करना होगा, ट्रांसपेरेंसी लाना होगा, और साथ ही साथ क्यों ना हम डोनर को गुमनाम बना दे। अरे ताकि उससे कोई पार्टी, कोई पॉलिटिशियन परेशान ना करे कि तुमने इस पार्टी या उस पार्टी को इतना पैसा क्यों दिया है, ये तुम्हारा लॉजिक क्या है, क्यों दिया, हमको क्यों नहीं दिया। अब आप तो जानते ही हैं कि फ्रीडम ऑफ चॉइस और प्रिवेसी के मामले में यह सरकार कितनी सीरियस है। अबे यार एडिटर, यार ये रात को ना उल्टी सीधी चीजें देखना बंद करो, ये सारा इंफ्लुएंस तुम्हारी एडिटिंग में आ जाता है। एनीवेज, बैक टू सीरियस टॉपिक। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर, सीपीआईएम और कांग्रेस लीडर जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई। सम पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स वोटर के राइट टू इंफॉर्मेशन का उल्लंघन करती है। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने कहां से कितने पैसे लिए, यह वोटर का जानने का अधिकार है, उसको हक बनता है। पॉइंट नंबर 2 कि इलेक्टोरल बॉन्ड इलेक्शन, डेमोक्रेसी दोनों में ही ट्रांसपेरेंसी को लाता नहीं, मारता है। इलेक्शंस जीतने के बाद जीतने वाली पार्टी जानती है किसने कितना पैसा दिया, तो बदले में उनका क्या कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, कौन सी फंडिंग दी जा रही है, कौन से कॉर्पोरेट्स बेनिफिट कर रहे हैं, यह हमें तो मालूम ही नहीं चलता है। तीसरा पॉइंट, शेल कंपनीज के डोनेशंस अलाउ करने से हमारे देश की इलेक्टोरल इंटेग्रिटी को खत्म किया जा रहा है। नेट बोले तो चाइना की एक कंपनी, शेल कंपनी के द्वारा बड़े बड़े पार्टीज को डोनेशन इंडिया में दे सकती है, और फिर चाइना कोई भी एक्शन ले, हम कुछ नहीं करेंगे। वो हमारे देश पर घुस आए, हमारा जमीन ले ले, लेकिन हम चाइना से इंपोर्ट्स और ज्यादा करते रहेंगे। क्या इसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी का मदर सिस्टर नहीं हो जाता है? बात तो सही है। सुप्रीम कोर्ट को भी लगा कि बात में दम तो है, क्योंकि सुनवाई के दौरान ही जस्टिस चंद्रचूड़ लेड कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कई सवाल उठाए सरकार से कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स सिलेक्टिवली एनोनिमस है, यानी सरकार भली भांति जानती है कि विपक्षी पार्टी को कौन पैसा दे रहा है, कितना पैसा दे रहा है, लेकिन विपक्षी पार्टी को कुछ पता नहीं चलता है। कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से किकबैक्स कैसे रुकती हैं, ट्रांसपेरेंसी कैसे आती है, एनोनिमिटी कैसे होती है, यह तो उन्हें दिख ही नहीं रहा है। और इस बात की लॉजिक कोर्ट ने समझने की कोशिश की कि पहले एक कंपनी अपने मुनाफे, सिर्फ अपने मुनाफे का 7.5% किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकती थी, और वो भी रिकॉर्ड रखने के बाद, और ये एक कैप था 7.5% का। अब ये लॉस मेकिंग कंपनी भी डोनेशन दे सकती है, कोई शेल कंपनी 100% अपना रेवेन्यू का डोनेशन दे सकती है। अब भला ये क्यों है, ये फकीरी क्यों अलाउ की गई है, ये कोर्ट ने जानने की कोशिश की। अगर ये सब सुनकर आप परेशान, हैरान हो रहे हो और इलेक्टोरल बॉन्ड्स का एबीसी भी भूल गए हो, देश की नीलामी कैसे हो रही थी नहीं जानते हो, तो हमने एक डिटेल्ड एपिसोड बनाया था इसको लेकर। 3 महीने पहले ही पूरा एपिसोड बनाया था, पूरा ये जो खेल है उसको समझाया था। और उस एपिसोड में जो जो चीजों की आशा हमने की थी सुप्रीम कोर्ट से, वो सारी चीजों की सुनवाई हुई है, उन सारी चीजों पर आज डिसीजन आई है। इसीलिए हम इस एपिसोड को कह सकते हैं इन अ वे डेमोक्रेसी ऑन सेल पार्ट 2।
कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने लंबा चौड़ा ऑर्डर दिया है, लेकिन देशभक्त फैमिली के लिए ऑपरेटिव पार्ट में आपको बताता हूं, इसके लिए लॉयर होने की भी जरूरत नहीं है, ना इसको समझने में और ना इसके निष्कर्ष में पहुंचने के लिए। कॉमन सेंस की बात की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। हाँ, 5 साल देर से ही सही, लेकिन चलो भाई बात तो की ना, इसका मलाल रहेगा ये डिले का। Anonymous electoral bonds are violative of the right to information under Article 19(1)(a) of the Constitution. Accordingly, the scheme has been struck down as unconstitutional. हिंदी में बोले तो सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि नागरिकों का हक बनता है कि वो जान पाए कि उनके तेजस्वी नेता के पार्टी को कौन और कितने पैसे दे रहा है। सोरोस पैसे दे रहा है, चाइना पैसे दे रहा है, या कोई नॉर्मल पूंजीपति पैसे दे रहा है। चीफ जस्टिस ने इस अधिकार को हाईलाइट किया और बोला कि यह ओपन गवर्नेंस का एक अहम हिस्सा बनता है। दूसरा पॉइंट, पैसों का फंडिंग जानना जरूरी है, क्योंकि पैसे देता कौन है उस पॉलिटिकल पार्टी को, उसे ही पॉलिटिशियन के पास एक्सेस मिलता है, वही जा पाता है चाय पे चर्चा करने के लिए, और यही चर्चा फिर बन जाती है पॉलिसी मेकिंग। तो यह जानना जरूरी है कि किसका पैसा मिला है पार्टी को और उससे क्या पॉलिसी बना है, और उस पॉलिसी से, उन कॉन्ट्रैक्ट से लाभ किसको पहुंचा है। क्या इसमें एक डायरेक्ट कोरिलेशन है? अगर डायरेक्ट कोरिलेशन है तो डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा, अनलिमिटेड कॉर्पोरेट फंडिंग फॉर पॉलिटिकल पार्टीज। अमेंडमेंट टू सेक्शन 182(1) ऑफ द कंपनीज एक्ट करके बीजेपी सरकार ने यह मुमकिन कर दिया था कि कोई भी कंपनी, असली कंपनी, शेल कंपनी, प्रॉफिटेबल कंपनी या लॉस मेकिंग कंपनी, जी हां लॉस मेकिंग कंपनी, वो कुछ भी अमाउंट ऑफ डोनेशन दे सकती है पार्टीज को। 1% हो या 100% हो, वो डोनेशन दे सकती है बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, बिना किसी अकाउंटिंग के। वाह! सबसे पहले कोर्ट ने कॉमन सेंस लगाया कि एक कंपनी एक पॉलिटिकल पार्टी को मोटा पैसा क्यों देगी। शक्ल पसंद है इसलिए तो नहीं देगी ना। कंपनी का अहम काम, मेन काम होता है प्रॉफिट जनरेशन, तो वो तो प्रॉफिट अपना ढूंढेगी ना। और इलेक्टोरल बॉन्ड से देशवासियों को पता नहीं चलेगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाले को क्या क्या मुनाफे मिल रहे हैं, क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, क्या क्या पॉलिसी चेंज हो रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड जो खरीद रहा है उसको मुनाफा हो रहा है, और जो पार्टी जिसको मुनाफा हुआ था वो ये सारी चीजें दे रही है, आपस में डीलिंग चल रही है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो आपने लॉस मेकिंग कंपनीज को डोनेशन अलाउ किया है, इसके पीछे तो गहरा राज होगा ना। ये तो ऑब्वियस नहीं है ना कि लॉस मेकिंग पार्टी तभी देगी जब उसे एक और कोई नया पॉलिसी चाहिए होगा, क्योंकि वो बंद होने के कगार पर होगी। तो इस अमेंडमेंट को भी स्ट्राइक डाउन कर दिया गया। सरकार की दलील एक और जगह फ्लैट पड़ गई। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि इलेक्टोरल बॉन्ड सीक्रेट नहीं है, उसे ट्रेस किया जा सकता है। देयर आर सफिशिएंट गैप्स इन द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम व्हिच इनेबल पॉलिटिकल पार्टीज टू नो द पर्टिकुलर्स ऑफ द कंट्रीब्यूशंस टू देम। सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स द यूनियंस आर्गुमेंट दैट पॉलिटिकल पार्टीज वोंट बी एबल टू नो द आइडेंटिटी ऑफ द कंट्रीब्यूटर। जो मूल आधार था इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, उसी को ही हटा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसी को ही गिरा दिया, क्योंकि यह मूल आधार नहीं, मूल झूठ भी था। संक्षिप्त में बोले तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को ना लीगल पाया है, ना ट्रांसपेरेंट पाया है, ना कॉन्स्टिट्यूशनल पाया है। एपिसोड की शुरुआत में मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में इसे एक सुनहरा दिन माना जाएगा। वो इसलिए भी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ गलत या अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं ठहराया इलेक्टोरल बॉन्ड्स को, उससे भी आगे गई है सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि अक्सर होता यह है कि कड़ी निंदा करने के बाद सुप्रीम कोर्ट गिल्टी पार्टी का कान पकड़ती है और कह देती है इस बार जाने दे रहा हूं, अगली बार मत करना, नो पनिशमेंट। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अहम आदेश दिए हैं। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है एसबीआई तुरंत इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू करना बंद कर दे। यानी आज से इलेक्टोरल बॉन्ड्स देश की डेमोक्रेसी में काला धब्बा था, है नहीं था, इट्स हिस्ट्री। पॉइंट नंबर 2, उससे भी अहम, सुप्रीम कोर्ट अप्रैल 12, 2019, माने जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मैटर में एक इंटरिम ऑर्डर आया था, क्योंकि सुनवाई तो तब से चल रही है, उसके बाद, इस डेट के बाद खरीदे गए सारे बॉन्ड्स, उनके डेट ऑफ परचेस, किसने खरीदा, कितना खरीदा, यह सारी जानकारी इलेक्शन कमीशन को भेजी जाएगी। साथ ही 12 अप्रैल 2019 के बाद जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिले हैं, जितने भी इन कैश किए गए हैं, वो सारे डिटेल्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाएंगी। किस पार्टी ने कितने बॉन्ड इन कैश करवाए और कहां से। ये सारी इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन के पास 6 मार्च तक पहुंचना होगा। यह हिदायत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की।
एंड उसके बाद सबसे सिग्निफिकेंट चीज जो हो या शायद ना हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यह सारा इंफॉर्मेशन अपने वेबसाइट पे 13 मार्च तक पब्लिश करना होगा, यानी पूरा काला चिट्ठा देश के सामने रखना होगा। अगर कोई इलेक्टोरल बॉन्ड जिसे खरीदा गया है उसे इन कैश नहीं कराया गया है तो बॉन्ड को बैंक परचेजर को रिफंड भी कर देगी। अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इनकैश करने का समय सिर्फ 15 दिन का होता है। अगर आप 15 दिन के अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी उसे इनकैश नहीं कराती है तो वो प्राइम मिनिस्टीरियल रिलीफ फंड में चले जाता है, तो शायद रिफंड का कोई अमाउंट बाकी ना हो। लेकिन ये 2019 से आज तक का इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज का नाम आगे आना, ये पब्लिश होना, ये एक राजनीतिक भूकंप ला सकती है और हो सकता है सत्ताधारी बीजेपी इसे रोकने की कोशिश करे, इस ऑर्डर को चैलेंज करे या कम से कम इलेक्शन के बाद तक पोस्टपोन करने की कोशिश करे, क्योंकि किसी भी स्मार्ट ऑपोजिशन पार्टी को बस अब यह करना है कि उसे साफ साफ देखना है कि किस कॉर्पोरेट ने कितना पैसा दिया और उसे क्या क्या और क्या गलत मुनाफा मिला, क्या डिसप्रोपोर्शनेट मुनाफा मिला, क्या कंट्रोवर्शियल मुनाफा मिला, क्या रूल तोड़कर मुनाफा मिला। इससे इलेक्शन में भारी भूकंप आ सकती है। 13 मार्च का इंतजार हमें भी रहेगा। देखिए इलेक्शन कमीशन इस मैटर को पब्लिश करती है या नहीं करती है। अब इस जजमेंट का भी तो इंतजार इतने सालों से लोग कर रहे थे, हम भी इंतजार कर लेते हैं। आपका क्या कहना है? सरकार ये होने देगी? अपना पोल खुलने देगी इलेक्शन से पहले? नीचे कमेंट सेक्शन पे लिखिए, बॉन्ड लिखकर अपना कमेंट लिखिएगा, तभी समझ में आएगा कि यहां तक एपिसोड देखा है आपने। देखिए, कूडोस टू दी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस गवई, जस्टिस पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा। आप लोगों ने दिखा दिया कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में माइट इज नॉट दी ओनली राइट। लॉ भी एक चीज होती है, कॉन्स्टिट्यूशन भी एक चीज होती है, बैलेंस ऑफ पावर भी एक चीज होती है। लेकिन फिर भी सवाल बहुत सारे हैं और दुख इस बात का है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गए, लेकिन 16,000 करोड़ रुपए, 16,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स जो पार्टी के पास आए, जो गलत पैसा है, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल पैसा है, वो आज भी उनके पास ही है। चोरी पकड़ी गई, चोर को बोला जा रहा है रख लो पैसा, आगे चोरी मत करना, और यही चोरी का पैसा आने वाले इलेक्शन में इस्तेमाल होने वाला है। और उससे भी दुखद बात यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की पैदाइश से लेकर परवरिश तक सब नाजायज थी और यह बात सामने आ भी चुकी थी, लेकिन तब कोर्ट ने कुछ नहीं किया। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट सौरभ दास के आरटीआई ने 2020 से पहले ही यह बात दिखा दी थी, इस बात का खुलासा कर दिया था कि लॉ मिनिस्ट्री ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को गलत माना था। यह भी बोला था कि इस तरीके से मनी बिल लाना एक हैबिट मत बना दीजिएगा, लेकिन अपनी आपत्ति जताने के बाद हस्ताक्षर भी कर दिए। कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। दलील क्या दी गई थी कि भाई बिजनेस हाउसेस ने बोला है कि इसको सीक्रेट डोनेशन बना दो जिससे हमें प्रोटेक्शन मिले। कोई बिजनेस हाउस ने ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं डाली है। जर्नलिस्ट नितिन सेठी के पास इस मुद्दे पर इतने लेख हैं कि वो पूरा का पूरा किताब छाप दें, क्योंकि इतना इन्वेस्टिगेशन उन्होंने किया था। ये सारे लेख आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट reporterscollective.in में। लेकिन पढ़ता कौन है अच्छी पत्रकारिता? आज के डेट में हम तो सब 9 बजे लगे हुए हैं या व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं देश को जलाने में। अच्छी पत्रकारिता कोई नहीं पढ़ता है, कोई नहीं सपोर्ट करता नितिन सेठी को, क्योंकि अगर हम पढ़ते तो 2019 में ही यह पता चल जाता कि आरबीआई को कैसे चकमा दिया गया था इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लाने के लिए, कैसे इलेक्शन कमीशन से झूठ बोला गया था। मोदी सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने गलत इंफॉर्मेशन दिया इलेक्शन कमीशन को ताकि इलेक्शन कमीशन से कोई ऑब्जेक्शन रेज ना हो पाए। वाह, सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में जाकर यह बात मानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड सीक्रेट नहीं है। लेकिन यह बात 5 साल पहले नितिन सेठी ने दिखा दी थी। एक सीक्रेट नंबर बेस्ड सिस्टम से सारे इलेक्टोरल बॉन्ड्स को सरकार ट्रैक कर सकती थी। यह कोई सीक्रेट नहीं है जो आज सुप्रीम कोर्ट ने पाया। ये सारे खुलासे होते गए, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगती गई, तारीख पे तारीख मिलती गई, डेमोक्रेसी की नीलामी चलती रही। अरे सो मोटो एक्शन की बात छोड़ो, कभी सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं सोचा या इलेक्शन कमीशन ने यह नहीं पूछा कि नियम के हिसाब से तो एक सीट पर 1 करोड़ का खर्चा आना चाहिए, वही अलाउड होता है, पर बीजेपी ने पिछले इलेक्शन में तो 60 करोड़ से ज्यादा एक सीट पर खर्चा किया था, क्योंकि स्पेंडिंग लिमिट तो कैंडिडेट पर होती है, पार्टी पर तो कोई स्पेंडिंग लिमिट है ही नहीं। जब 50-60 करोड़ रुपए एक सीट पर खर्चा होगा तो यह पैसा वापस भी तो देना होगा ना मोटा भाई को, सूद समेत। इसीलिए
जिसका पैसा उसी की पॉलिसी, जिसका पैसा उसी की डेमोक्रेसी। फार्म लॉज, लेबर लॉज में किए गए बदलाव, माइनिंग कंपनीज जंगल काट के कितना भी प्रदूषण फैला दे, ठीक है, मगर आप ऑड इवन अगर करिएगा, एक दिन इधर उधर करिएगा तो फाइन भरिएगा। पॉलिटिक्स अब सीईओ के मीटिंग रूम से पनपती है, डेमोक्रेसी नहीं पूंजीकृषि चल रही है, एकदम लीगलाइज्ड करप्शन। आरटीआई मूवमेंट के दौरान एक नारा काफी मशहूर हुआ था, इंफॉर्मेशन इज पावर, यानी जब तक आपके पास सच पता करने का साधन हो तब तक आपकी आजादी है देश में। आरटीआई के प्रियम्बल में तक लिखा हुआ है कि एक इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी हमें क्रिएट करना है। इसी आरटीआई के वजह से जिसका अब गला घोटा जा रहा है, इसी आरटीआई के वजह से हमें पता चला कि कैसे बीजेपी सरकार ने आरबीआई, इलेक्शन कमीशन और पार्लियामेंट को साइडलाइन करके इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लीगलाइज किया था। जिन लोगों ने इस सच को बाहर निकाला उन्हें हमारा सलाम। आज प्रशांत भूषण जैसे लॉयर्स हमारे हक के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ तो रहे हैं, सिस्टम को हिला तो रहे हैं, लेकिन क्या उन्हें हमारा सपोर्ट है? आज जीत देशभक्तों की हुई है, डेमोक्रेसी की हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन की हुई है, और एक सीख भी मिली है कि सत्य का रास्ता, ट्रुथ का रास्ता कितना भी सूना हो उस पर चलना जरूरी है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स हमारे देश का एक घिनौना सच बन गया था, हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन उसे बदला गया, कुछ लोगों ने मिलकर उसे बदला। देर से ही सही सुप्रीम कोर्ट जगी। जनता को भी थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। कुछ भी नेता घुट्टी पिला देते हैं, हम बैठ के पी लेते हैं। लेटेस्ट हुआ है, फार्मर मर्सिडीज में आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं शंभू बॉर्डर पे। अरे यार 2 साल पुरानी फेक न्यूज है, कम से कम फेक न्यूज करो, नया लाओ फेक न्यूज, डोंट बी सो लेजी। अगर इतने ही लेजी बन जाओगे तो जागरूक देशभक्त नागरिक कैसे बनाओगे? अगर सवाल नहीं पूछोगे, परफॉर्मेंस डिमांड नहीं करोगे, अगर सिस्टम को थोड़ा हिलाओगे नहीं, तो कोई लॉयर, कोई कोर्ट, कोई सुप्रीम कोर्ट, कोई सिविल सोसाइटी, कोई भी देश को नहीं बचा सकता है। देश को बचाने के लिए एक अहम काम हुआ है आज। बहुत और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, इसे बचाने की जरूरत है। सवाल है कि आप इस मुहिम में शामिल होंगे या नहीं। जय हिंद।